डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें संविधान में लिख करके दिया समानता के अधिकार, लेकिन समानता के अधिकार कहाँ गायब है? ये इकोनॉमिक्स की कोई भी किताब पढ़ लीजिए, आपको दिखाई देंगे। हम शोषित वंचितों की बात करते हैं, क्या दिया हमने शोषित वंचितों को? जो हैव नोट्स थे, दलित थे, आदिवासी थे, उनको क्या दे पाए हम 70 साल में? अंबेडकर जी की जय बोलेंगे, लेकिन जय बोलने से काम नहीं चलता। उनकी थाली में कुछ है ही नहीं, सिवाय फ्री की रोटियां देने से काम नहीं चलेगा। क्या अधिकार दिए उनको हमने संपत्ति में? क्या है उनके पास? किसान सर्दी में, गर्मी में, बरसात में मर रहा है, मरते रहें और इनके गुलछर्रे उड़ते रहें। इनके जो साथी व्यापारी रोज हर रोज अमीर बनते रहें, ताकि इलेक्शन में उनसे बड़े से बड़ा चंदा लेकर वो चुनाव जीत सकें। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी मजदूर रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। क्योंकि वो किसान और मजदूर के हिमायती थे, वो गांव की इकोनॉमिक्स के हिमायती थे। क्योंकि गांव में उस वक्त 70% से ज़्यादा लोग रहते थे, आज तो कम हो गए हैं। आज भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की वैकेंसियाँ भारत सरकार में भरी नहीं जा रही। जो हक है वो भी नहीं दिया जा रहा। खाली 5 किलो अनाज ले लो, खा के चुपचाप घर बैठे रहो, इससे काम चलने वाला नहीं। आदरणीय मंच, सभी साथियों, हम उत्तर प्रदेश और किसान जातियों से आते हैं। आज हिंदुस्तान में जो हो रहा है, हमने अपनी आँखों से मुरादाबाद देखा है, हमने अपनी आँखों से मलियाना देखा है, अभी 8 दिन पहले नूह में भी होकर के आए थे और न जाने कहाँ कहाँ नज़ारे देखे हैं। हिंदुस्तान में जहाँ गौतम बुद्ध जैसे लोग पैदा हुए, महावीर जैसे लोग पैदा हुए, महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा हुए, जिन्होंने अहिंसा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उन सब लोगों की टीचिंग, चाहे महात्मा गांधी की अहिंसा के प्रति हो, गौतम बुद्ध जी की हो, भगवान महावीर की हो, क्या उन लोगों की टीचिंग अप्रासंगिक हो गई है? मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें संविधान में लिख करके दिया समानता के अधिकार, लेकिन समानता के अधिकार कहाँ गायब है? ये इकोनॉमिक्स की कोई भी किताब पढ़ लीजिए, आपको दिखाई देंगे। हिंदुस्तान में जितनी आर्थिक असमानता बढ़ी है, अमीर बेइंतहा अमीर हुआ है और गरीब उसका एग्जिस्टेंस नहीं बचा है। जहाँ शोषण होगा, शोषण सबसे बड़ी बीमारी है, वहाँ अहिंसा हो सकती है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। हर शोषित व्यक्ति जरूर कभी ना कभी उठेगा, अपनी आवाज़ उठाएगा, लड़ेगा अपने हकों के लिए, और वो बुनियाद हो जाती है अहिंसा की शुरू। तो सबसे बड़ी इनइक्वालिटी जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा कारण है हिंसा होने का। और ये इनइक्वालिटी कहाँ से आती है? ये पार्लियामेंट की इबादत से, और जो भारत सरकार की फाइलें हैं, उन फाइलों के जरिए अमीर आदमी को अमीर बनाया जाता है, गरीब आदमी वही रह जाता है, और वो खाई इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका नतीजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। हम शोषित वंचितों की बात करते हैं, क्या दिया हमने शोषित वंचितों को? जो हैव नोट्स थे, दलित थे, आदिवासी थे, उनको क्या दे पाए हम 70 साल में? अंबेडकर जी की जय बोल लेंगे, लेकिन जय बोलने से काम नहीं चलता। उनकी थाली में कुछ है ही नहीं, सिवाय फ्री की रोटियां देने से काम नहीं चलेगा। क्या अधिकार दिए उनको हमने संपत्ति में? क्या है उनके पास? खेत नहीं है, मकान नहीं। दलितों के अलावा किसान की हालत भी आज इतनी खराब हो गई है। आपने किसान आंदोलन देखा होगा, 700 आदमी मरे इसी दिल्ली के चारों तरफ किसान आंदोलन में। कितनी मोटी चमड़ी है इस देश के हुक्मरानों की, किसी ने जाकर पूछने की कोशिश नहीं की। किसान सर्दी में, गर्मी में, बरसात में मर रहा है, मरते रहें
और इनके गुलछर्रे उड़ते रहे, इनके जो साथी व्यापारी रोज हर रोज अमीर बनते रहें, ताकि इलेक्शन में उनसे बड़े से बड़ा चंदा लेकर वो चुनाव जीत सकें। इतने बड़े शोषण और इतना बड़ा जो हमने असमानता पैदा की है आज़ादी के बाद इस देश में, उसके चलते अगर हम कहें कि हम वायलेंस फ्री इंडिया बना सकते हैं, तो मैं इसके सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। जब तक असमानता कम नहीं की जाएगी, वायलेंस की भी कमी आना बहुत मुश्किल है। और अब तो देख चुके हम कावल के इलेक्शन, गुजरात के दंगे, अगर उन दंगों से बीजेपी सरकार बना सकती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, अगर वो दंगे नहीं होते तो शायद बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती। मैंने बीजेपी के सभी नेताओं के साथ चैलेंज किया इस बात का, क्या आपने दंगे करवाए इतने बड़े पैमाने पर, इसीलिए आपकी सरकार बनी। और उनको वो चस्का लग गया। वो चस्का अगर हम उसका जवाब नहीं देंगे, सभी लोग मिलकर जो चाहते हैं कि इस देश में वायलेंस ना हो, इस देश में असमानता घटे, उसके बिना कोई आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। बहुत वक्ता हैं, मैं चौधरी चरण सिंह जिनका मैं विद्यार्थी रहा हूँ, वो एक वाक्य कहा करते थे, जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी मजदूर रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। क्योंकि वो किसान और मजदूर के हिमायती थे, वो गांव की इकोनॉमिक्स के हिमायती थे। क्योंकि गांव में उस वक्त 70% से ज़्यादा लोग रहते थे, आज तो कम हो गए हैं। इसलिए बहुसंख्यक लोग, किसान और मजदूर इस देश का है, वो खुशहाल नहीं हो रहा, वो संपन्न नहीं हो रहा, उसके कष्ट दूर नहीं हो रहे। इसलिए आज फिर 102 जिले इस देश में ऐसे हैं जिनको हम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ 0 है। ऐसा संभव है क्या? वहाँ के आदिवासी लोग किस तरह का जीवन जीते होंगे जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ 0 है? वहाँ पर सबसे ज़्यादा आतंकवाद है। आतंकवाद भी दूसरी तरह का वायलेंस है। उसी वायलेंस के सहारे वो जीना चाहते हैं, अपना रूल स्थापित करना चाहते हैं, गन से वो जिंदा रहना चाहते हैं, संविधान को नहीं मानते। ये सारी समस्याएं हैं, चाहे वो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे हमारा वर्गों का संघर्ष हो, ये सारी चीज़ असमानता, आर्थिक असमानता के चलते और राजनीतिक अधिकार ना मिलने के कारण हुआ है। हमने बहुत लड़ाई लड़ी पिछले 50 वर्षों में, चाहे मंडल आयोग का हो, पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हाथ दिलाने के लिए। आज भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब की वैकेंसियाँ भारत सरकार में भरी नहीं जा रही। जो हक है वो भी नहीं दिया जा रहा। खाली 5 किलो अनाज ले लो, खा के चुपचाप घर बैठे रहो, इससे काम चलने वाला नहीं। अगर हमें वायलेंस फ्री देश बनाना है तो इन ताकतों को जिन्होंने सीख लिया है कि हम केवल वायलेंस के जरिए सरकार बना सकते हैं, हमें इनका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। मैं और ज़्यादा ना कह के मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने साथियों को जिन्होंने इसका आयोजन किया और इसके लिए संघर्ष करें। हम उनके साथ हैं, लोकदल इनके साथ खड़ा है। धन्यवाद। जय हिंद।